શું કરું? ओके अब इंटीग्रेशन को समझने का ट्राई करते हैं, फिर डायरेक्टली उसको रट लेंगे ऐसा है तो। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का ये सबको पता है। नाउ कंसिडरिंग टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, उसके लिए सेपरेटेड बाय r, इस चीज़ के लिए ये राइट है। अब सपोज कोई ऐसा मास है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता है कि कैसे डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या मास है इस चीज़ का मुझे नहीं पता है। मुझे पता है सिर्फ कि इसका लेंथ l है, इतना मुझे आइडिया है। और इन दोनों में से कोई एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है जिसका मास m। अब इसका मास कितना है हमको नहीं पता है, अज्यूमिंग कि इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका मैं मान लेता हूँ लेंथ 1 मीटर है। तो अब ऐसी कंडीशन में व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल। तो फॉर्मूला मुझे पता है gm1 m2 बाई r स्क्वायर, पर इस m के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाउ टू फाइंड द मास, समझ में आ रहा है? बिकॉज ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें आइडिया नहीं है। इसके अंदर मास कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा कहीं पे कम हो सकती है, या क्या है लीनियर मास डेंसिटी वो भी हमको आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम लेंथ l, तो लैम्बडा इज इक्वल टू m बाई l होगा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो जब ऐसी कंडीशन आके खड़ी हुई तो मैथमेटिक्स का एक इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना होता है। कैसे करना होता है, एक कॉमन सेंस की तरीके से आप सोचो कि 1 मीटर के सपोज किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए, तो क्या आंसर आएगा उसका? 1 मीटर डिवाइड बाई 1000, तो 1 सेंटीमीटर जैसा कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? अगर 10,000 टुकड़े कर दे तो 1 mm आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, इस पूरे 1 मीटर के टुकड़े को 10,000 में तोड़ दिया हमने, ऐसे 10,000 टुकड़े कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस से सपोज r, और इसके मैंने कर दिया 10,000 टुकड़े, तो अब r प्लस 0.1, r प्लस 0.2, r प्लस 0.3, वैसे सारे डिस्टेंसेस मिल जाएंगे। तो एक बार फोर्स फाइंड करूंगा dF, g इसका m नहीं पता है तो कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस a का होल स्क्वायर। a कौन है, ये 0.1, 0.2, 0.3 इंक्रीजिंग जैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है? वैसे सारे हम ऐड करते जाएंगे, वैसे 0.1, फिर एक 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे इनफाइनाइटली 10,000 तक के फोर्स फाइंड करेंगे छोटे छोटे मास को लेकर के। समझ में आ रहा है? फिर सारे को अगर मैं ऐड कर लूँगा 10,000 को तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज इंटीग्रेशन। अभी किसी और को बोला तो उसने 10,000 की जगह एक और 1 लाख टुकड़े कर दिए, किसी ने 10 लाख टुकड़े कर दिए। तो जितने टुकड़े बढ़ाते जाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी इंटीग्रेशन की, उतनी फोर्स की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? सो इसलिए किसी ने सोचा कि चलो इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दो, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से हमने क्या सोचा कि यहाँ से एक सेगमेंट x डिस्टेंस पे dm मास का एक सेगमेंट कंसीडर कर लो। हमने यहाँ से एक डिस्टेंस कवर कर लिया, dm मास का एक सेगमेंट कंसीडर कर लिया। तो फॉर दिस dm मास, लीनियर मास डेंसिटी इज डिफाइंड बाय dm बाई dl, मतलब dx, इसका लेंथ होगा dx, तो dm बाई dx। तो dm का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्बडा dx। अब टोटल फोर्स, छोटे फोर्स को फाइंड करके उसको पूरे पे इंटीग्रेट कर लूँ 0 से लेकर l तक, या l से लेकर r प्लस l तक, तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे df को इंटीग्रेट कर लो टोटल लेंथ के ऊपर, तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, gm
dm की जगह लिख सकते हैं लैम्बडा dx अपॉन, मतलब जो मास हमको नहीं पता है तो उसको हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, समझ में आ रहा है, लीनियर मास डेंसिटी से। और नीचे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, जी कांस्टेंट है, ये मास भी कांस्टेंट है, लैम्बडा डेंसिटी ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी वो भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x² dx। उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और उसको लिमिट में लगा देंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है हाउ टू यूज फोर्स। इसमें ये भी चेक करना होता है कि इस मास का टुकड़ा, अगर ये पहला मास का टुकड़ा है उसकी वजह से फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्शन टाइप का, दूसरे मास के टुकड़े से वो भी अट्रैक्शन टाइप का, तीसरे मास के टुकड़े से वो भी अट्रैक्शन टाइप का, चौथे टुकड़े से, मतलब कोई भी इनफाइनाइट यहाँ तक का कोई भी टुकड़ा ले लो, फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही रहने वाला है, मतलब ये राइट है। समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे रिपल्जन हो रहा होता तो कुछ और करना पड़ता, कुछ यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, पर सारा फोर्स एक ही तरफ है तो इसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसको जब अभी हम चैप्टर नंबर 7 में यूज़ करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन का यूज़ आपको नीट में कहाँ कहाँ आएगा, तो चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा वेरिएबल फोर्स में, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। फिर F इजिकल टू माइनस du/dx वाले फॉर्मूला में हमको u का कोई x के फॉर्मेट में देते थे, उसको इंटीग्रेट या डेरिवेट करते थे तो फोर्स मिलता था, ऐसा फॉर्मूला देखा था, F इजिकल टू माइनस du/dx। तो अगर du का फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x तो हमको फोर्स पूछ लेते थे, और अगर फोर्स का फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x तो फोर्स को इंटीग्रेट कर लो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। मतलब ऐसे दो तीन टाइप के सम थे उधर। तो अब चैप्टर नंबर 7 में क्या कंडीशन होगी, क्योंकि वी हैव टू इंटीग्रेट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्टेन थिंग्स। कि एक m मास का ब्लॉक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, पर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वी हैव टू इंटीग्रेट। उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, लीनियर मास डेंसिटी, अगर कोई सरफेस है तो सरफेस मास डेंसिटी, अगर कोई क्यूब है 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी। हमने आज तक जो पढ़ा हुआ है रो इजिकल टू मास बाय वॉल्यूम, ऐसा पढ़ा है, हमको यही याद होगा। इसका मतलब क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम वॉल्यूम, इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम लेंथ। फिर अगर सिग्मा कर दे तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम एरिया। जैसे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में आता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे हम चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम करते थे, चार्ज डिवाइड बाय एरिया करते थे। समझ में आ रहा है। तो सिंपल इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, तो कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए जो नॉर्मल फिजिक्स से हमें नहीं मिल रही है, नॉर्मल वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वी हैव टू गो विथ इंटीग्रेशन। मतलब कोई ऐसी चीज़ हमारे पास आ गई जिसको फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें उसको मिलियंस ऑफ पार्ट में तोड़ देना पड़ेगा, इनफाइनाइटसिमल पार्ट में, फिर उसको एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया, व्हेन टू इंटीग्रेट। इसमें से जो लिखने जैसा लिखो वो लिखो, फिर एक साथ फॉर्मूला लिख देते हैं।
डी बाई डी टी ऑफ समथिंग तू कर रही है बराबर, तो यहाँ पे एक्स लिखने की क्या ज़रूरत है? और हमको पता है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, वो तो सबको ख्याल है, लिख लिया। हाँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन का अपग्रेडेड फॉर्म जिसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। जैसे पहले एडिशन था, फिर एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन का भी और अपडेटेड फॉर्म में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है? अब हमने ऐसा देखा है, कार्बन डीके हमने पढ़ा हुआ है एटम न्यूक्लियस के अंदर, कार्बन डीके मतलब हाँ, मतलब सपोज जैसे कोई इंसान मर जाता है तो फॉरेंसिक साइंस वाले हमको एग्जैक्टली आइडिया देते हैं, अगर उसका कोई फॉसिल मिलता है तो उसका कैलकुलेशन करके बोलते हैं कि ये इतने दिन पहले या इतने साल पहले मरा होगा। सपोज ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको अगर हम तोड़ लें और इसका कार्बन डीके निकाल ले, हाफ लाइफ कार्बन की, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि ये कितने साल पुराना है। तो ऐसी सब चीज़ों के कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन कब काम आता है? सपोज कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, अब रिएक्टर के अंदर क्या होता है, यूरेनियम कोर यूज़ होता है एज अ फ्यूल, तो वो यूरेनियम कितने टाइम में कम हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द यूरेनियम कोर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आ रहा है? तो वो कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा हर रोज़, तो कितने टाइम तक चलेगा, तो वो उसकी हाफ लाइफ के कैलकुलेशन से हमें पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ ये है। और उसका हमारे सिलेबस में कैसा आ रहा है, तो कि भाई कुछ फॉर्मूला है जिसको हमें याद करना है। एक नंबर है x⁻n, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, पावर एक आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं d/dx से, मतलब जो इधर वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ही हो पाएगा, समझ में आ रहा है? अगर d/x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इसमें टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है? मतलब जिसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब इसी टर्म का अगर इंटीग्रेशन करना है तो एक पावर प्लस और वही पावर डिवाइड में, यहाँ पे एक पावर माइनस और वही पावर मल्टीप्लिकेशन। फिर और कौन कौन से ऑप्शन है, तो क्या अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल खुद हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन dx, मतलब यहाँ कोई नहीं है तो 1 तो है, तो 1 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का x खुद हो जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है? फिर हमारे पास आता है log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर आता है sin x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इधर माइनस cos x हो जाएगा। ऐसे कुछ फॉर्मूला है। फिर डिफरेंशिएशन के दूसरे फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन लो, आप सबको पता है कि किसी एक को बाहर रखो, दूसरे का करो प्लस, दूसरे को बाहर रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ। फिर अगर डिवाइड बाय है तो क्या करोगे, v को बाहर रखेंगे, du/dx करेंगे, प्लस नहीं इसमें माइनस आएगा, u को रखेंगे, dv/dx करेंगे डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूला है जो हमको याद करना है। फॉर्मूला का लिस्ट ऐसा है तो मैं आपको भेज दूंगा, थोड़ा एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सर तो फॉर्मूला अच्छा, આપણે एग्जांपल सॉल्व करवाना છે, ये एग्जांपल हमें सॉल्व करना है।
ये तो फॉर्मूला है जो लिख दिए है कि मल्टीप्लिकेशन रूल डिविजिबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये थोड़े फार्मूला इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, ये डिफरेंशिएशन का, इसके बाद इंटीग्रेशन का इलस्ट्रेशन दिए हैं 2-3, बस उतना करेंगे तो हो जाएगा। अंदर जो दिया है वो क्या है, x⁻³ हाँ, इन सबको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इजी છે ને, બરાબર છે। શું થયું રિયા, કેમ એવી એક્ટિંગ કરે જાણે ધ્યાન આપે જેવું? તું એ બોલે ને કંઈ? શું કર્યું તે? फर्स्ट का आंसर क्या आया? थर्ड में थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया, तीनों हो गए। इसका आंसर तो 2x+2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 3/4 माइनस एक्स 3/4 माइनस 1।
શું થયું? શું કરવાનું સેકન્ડમાં? કરવાનું આગળ કરવાનું. x⁻² -2 था, -2 आगे आ गया, -2 -1 बस अब हो जाएगा. ये √x है, तो √x का मतलब होता है x⁻1/2. वो ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, खत्म. फिर x² ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 पावर आगे आ जाएगी, उसके अंदर एक और -1 हो जाएगा. અહીંયા માઇનસ છે એટલે પ્લસ થઈ જશે ને, માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. ये लास्ट वाला भी एक बार सॉल्व कर दो. કયું? આ નહીં, આ તો આને બતાવ્યું હતું કે √x એટલે x⁻1/2. क्वेश्चन है साइन cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना है. ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें क्या करना है, देखो जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो आपको दिमाग में क्या रखना है, साइन समथिंग. इसको अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ना ही नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक साइन समथिंग. तो साइन समथिंग का अभी हमने सीखा क्या होता है, कॉस समथिंग. तो कॉस समथिंग पर इस समथिंग का अगेन करना होता है. कैसे? तो इधर क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो. तो अगर मैं ओनली x² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ ना, तो आंसर आता है 2x⁻2 -1. फिर जो x है उसका अगेन करना होता है, पर x का अगेन करूँगा तो 1x⁻1 -1. इसलिए क्या आता है, 2x⁻1 × 1x⁻0. समथिंग रेस टू 0 बिकम्स 1. तो 2x⁻1 × 1, ये 1 का भी आगे अब नहीं हो सकता है, तो ये आ गया आंसर. मतलब चेन रूल होता है, जितना भी अंदर है उसका आगे करते ही जाओ. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या फिर कोई भी ऐसा कोई भी फंक्शन है, तो इसमें हम x का वापस बाजू में किया है इधर, पर उसका 1 आ गया इसलिए लिखा नहीं. इसका भी अगेन x का किया है, वो 1 आ गया इसलिए लिखा नहीं. समझ में आ रहा है? सिमिलरली साइन समथिंग का हमने किया कॉस समथिंग, पर इस कॉस का अगेन करना पड़ेगा. तो कॉस का अगेन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस साइन समथिंग, और इस थीटा का अगेन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा. अब खत्म हुआ डिफरेंशिएशन. समझ में आ रहा है? देखो नॉर्मली वो समझ में आ गया कि x² का हम करते हैं तो आंसर 2x⁻1 आता है, पर जो x अंदर बचा है उसका फिर से हम करते हैं. सपोज हमारे पास x³ होता तो आंसर आता 3x², x का अगेन तो 1, इसलिए 3x². समझ में आ रहा है? सिमिलरली इधर आ जाओ, तो साइन समथिंग और समथिंग का अगेन,
तो साइन समथिंग का क्या होता है, कॉस समथिंग। तो कॉस समथिंग की जगह क्या लिखना है, जो अंदर है वो, और इसका अगेन करना है। तो कॉस समथिंग का होता है माइनस साइन समथिंग, इसका तो वही होगा। और थीटा का भी अगेन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो 1 आ जाएगा। अब खत्म हो गया। मतलब जब तक 1 ना आए तब तक यू हैव टू डिफरेंशिएट। इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में ही चल रहा है सब कुछ। तो इसका आंसर आया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस कॉस थीटा। साइन समथिंग का हमने किया कॉस समथिंग, पर ये अंदर ब्रैकेट में जो था उसका अगेन करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का अगेन करना पड़ा तो उसका आया माइनस साइन थीटा। अब साइन के ब्रैकेट में जो है उसका भी अगेन करना पड़ेगा तो उसका आया 1। यहाँ पर भी हम कर ही रहे हैं लेकिन हमने लिखा नहीं है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का होता है 2x और x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1, और 2x में तो x का हो गया एक बार 1, तो अब x है ही नहीं, तो इसका फिर से करने की जरूरत नहीं। मतलब जब तक 1 ना आए तब तक यू हैव टू डिफरेंशिएट। हाँ, करते ही रहना है। वो उसका एक एग्जांपल कराऊंगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया पहले, कि भूल जाओगे फिर ये अचानक से आएगा तो उस वक्त प्रॉब्लम हो जाएगा। आंसर आज माइनस साइन थीटा कॉस कॉस थीटा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही है। ये जो कॉस थीटा है दूसरा वाला, ये इसका एंगल है। इसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। दो एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं, उसको खाली लिख लो कि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वापस से ई रेस टू एक्स ही आ जाता है। फिर अगर ए रेस टू एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ए रेस टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स मतलब ln x, जो भी लिखना है। ln निकालते हैं तो क्या होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। लॉगरिथम में आपने सीखा होगा कि इफ़ यू हैव ln x और इसको लॉग बनाना है तो हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ln जो है उसका बेस अलग होता है, लॉग का बेस अलग होता है। इसका बेस 10 होता है, इसका बेस e होता है, उतना फर्क है उसमें। हो गया इतना। अब थोड़े इंटीग्रेशन के सम सॉल्व कर लो। ये सारे जो हमने किए वो सारे इंटीग्रेशन के लिए भी कर सकते हो। ये इसमें आ ही गया है ना। ये थर्ड वाला एक ही सॉल्व कर दो इंटीग्रेट करके बस। उसके बाद एक और इंटीग्रेशन का सम है। इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद हमारे पास है 0 to t a sin ओमेगा t dt, और एक और है r to इन्फिनिटी फिर इंटीग्रेशन में अगर एक स्टेप ऐसा लिख लेना कि इफ़ यू हैव गिवन इंटीग्रेशन a to b x dx, और अगर मैं ऐसा कर दूं इंटीग्रेशन b to a x dx, तो ऐसा हम कर सकते हैं पर साइन आगे माइनस आ जाएगी। मतलब कोई पर्टिकुलर केस में आपको जब लिमिट इंटरचेंज करनी हो तो आप कर सकते हो, पर आगे माइनस कर देना है बस।
एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्या आंसर आएगा इसका? लिमिट भी पुट करनी है 0 to 1। सिक्स तो डिफरेंशिएशन का दिया था, उसी को हमने सॉल्व कर लिया है। 3 प्लस 1 मतलब 4 अपॉन 4 प्लस 4 इंटीग्रेशन हाफ, तो 3/2 अपॉन 3/2 माइनस माइनस 1/2 प्लस 1। बस ऐसा होगा। 1/2 अपॉन 1/2, फिर उसमें 0 to 1, एक बार 1 की वैल्यू रखेंगे, एक बार 0 के बीच में नेगेटिव साइन। अब ये सेकंड और थर्ड सॉल्व करना है। अब लिमिट पुट करनी है, ऐसे इंडिविजुअल लिमिट होगी 0 to 1। ये 4 बाहर है, कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट। अब इसमें एक बार 1 पुट करो x⁴ की जगह, तो 1⁴ डिवाइड बाई 4 माइनस 0⁴ डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा 1/4 प्लस इसका कुछ आएगा माइनस इसका कुछ आएगा। मतलब आफ्टर इंटीग्रेटिंग एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन। अपन आइडिया नहीं तो कर लिया। 1/4 प्लस 6 x⁻² है, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये 6 इंटू 1/2 आएगा। सॉरी, ये माइनस का माइनस 3 x⁻⁻1, तो 1⁻⁻1 और डिवाइड बाय -1। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा। बस इसका जो आंसर आएगा वो आंसर। समथिंग रेस टू -1, तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/4 प्लस 8 प्लस 3 ऐसा कुछ होगा। 11 प्लस 1/4 11.25। ना करो, 1⁻1 ने 1/1 कर दे दो। बस अब ये नीचे वाला a sin ω t dt का विथ रिस्पेक्ट टू 0 to t। विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो ए कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। एक पूरा स्टेप के साथ लिख के कराऊं।
आप लोग भी करो, जिसको नहीं करना है इधर ध्यान, जो खुद कर रहा है इधर नंबर देखना, बाद में समझा दूंगा। क्या हुआ? 1/ओमेगा इधर, हाँ ए भी आवश्यक। मतलब इसमें आपने क्या देखा कि अगर आपको कॉस ओमेगा टी का अगर मैं डिफरेंशिएशन पूछूं तो आंसर क्या आएगा? डिफरेंशिएशन। तो कॉस का आंसर क्या आता है? माइनस साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो कॉस समथिंग का माइनस साइन समथिंग, और समथिंग का अगेन करेंगे ओमेगा टी का, तो ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या बच जाएगा? ओमेगा बच जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में वो जाता है डिफरेंशिएशन में, और विथ इंटीग्रेशन में क्या हुआ? साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस, साइन समथिंग का कॉस माइनस कॉस समथिंग, समथिंग का अगेन करेंगे तो वो डिवाइड बाय जाएगा। समझ में आ गया? जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता था वैसे इसमें डिवाइड बाय जाएगा। फिर तो सिंपल, लिमिट पुट करो, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये माइनस भी बाहर निकल जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी में एक बार टी की जगह टी पुट कर दिया, टी की जगह 0 पुट कर दिया, तो कॉट 0, कॉस 0 1 होता है, कॉस ओमेगा टी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस आ जाएगा। मतलब नीट के लिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं आएगा, बस इतना इंटीग्रेशन आ गया तो बहुत है। ये 5-6 सम आप घर जाके फिर से एक बार सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा। अब ये अगर लिमिट में इन्फिनिटी हो तो क्या करना है, इसके लिए इसको सॉल्व करो। हाँ, जी भी कांस्टेंट, और अपना कॉमन सेंस लगा के सोचो, तो अगर किसी चीज़ का मास है तो वो कांस्टेंट ही होगा। कैपिटल एम स्मॉल एम।
आर स्क्वायर होगा ना, ये एक्स स्क्वायर है। अब ये जी एम और एम बाहर आ जाएंगे। हाँ, वो 1/x² का -1/x होता है इंटीग्रेशन। इसको याद रखना है ऐसे, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। वह प्रूव करके भी देख लेते हैं एक बार। ये 1/x² dx होगा। अब x² ऊपर चला जाएगा तो -2 होगा, -2 + 1/- 2 + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है? r से इन्फिनिटी। बाहर पड़ा है GMM, ये -1 बाहर निकल जाएगा। और x⁻⁻1 है तो उसको मैं नीचे लिख दूँ तो -1/x लिख सकता हूँ। और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ गया। तो इसको याद रखना है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। बस अब ये लिमिट पुट करो और आंसर लाओ। 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/r रहेगा, तो GMM/r ऐसा कुछ आंसर बराबर। बस अब इससे ज़्यादा कोई हार्ड आएगा नहीं आपको नीट लेवल पे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए इतना बहुत है। चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। નોટ્સ ઝેરોક્સ કઢાવવાની બાકી છે, કાલે મળી જશે। નોટ્સ જેવું કંઈ છે નહીં, બધું ટોપિક્સ કરાવી એટલે થઈ જશે। આમ તો જે ક્વેશ્ચન છે તો મારે જ કરાવવા છે। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए रोटेशनल मैकेनिक्स बोल सकते हैं इसको। अब नॉर्मल मोशन पढ़ते वक्त हमने चैप्टर नंबर 3, 4, 5 पढ़ा, तब जाके पूरा लीनियर मोशन समझ में आया। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, काइनेमेटिक्स और ये उसका डायनामिकल पार्ट, ये कैसे हुआ। अब ये तीनों पोर्शन एक ही चैप्टर में है तो इसको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसके अंदर क्या क्या समझना है, तो लीनियर, रोटेशनल, कर्वी लीनियर। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए एक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसके 2 पॉइंट्स की दूरी कभी चेंज ना हो, उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। फिर अगर ये बॉडी ऐसी मोशन कर रही है तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? मतलब अगर मैं इस पेन को टेम्पररी रिजिड बॉडी मान लूँ तो इन दोनों पॉइंट इनसाइड द पेन, उसके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ये ऐसे मोशन कर रहा है तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? लीनियर मोशन। फिर अगर कोई रिजिड बॉडी अगर ऐसा मोशन करे तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर के बाद कौन सा आता है? अगर किसी एक एक्सिस को इसको पिवोटेड कर दिया जाए, इसकी एक एक्सिस को फिक्स कर दिया जाए या फिर पिवोटेड कर दिया जाए और यहाँ से उसको घुमाया जाए तो वो इस एक्सिस के आसपास ही घूमेगा। तो ऑल द पार्टिकल्स अराउंड द एक्सिस विल डू सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर और रोटेशनल में डिफरेंस क्या होता है तो वो समझना है। तो अगर कोई कार किसी सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, अगर कोई कार चल रही है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो ये कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। इसमें क्या हो रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग अलग है। समझ में आ रहा है? और इसी कार के टायर को अगर हम जूम करके देखें तो ऐसा दिखेगा। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहाँ से पास होता होगा और सेंटर ऑफ मास भी यहीं से पास होता होगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। मतलब एवरी रोटेशनल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर, बट एवरी सर्कुलर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रोटेशनल मोशन। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन दोनों क्या है कि रोटेशनल मोशन में दोनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करती है और सर्कुलर मोशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस अलग अलग होते हैं। साइकिल गाड़ीનું टायर આ पंखो फरे છે, रोटेशनल मोशन। एक एक्सिस के आसपास वो रोटेट कर रहा है, पर अगर मैं फैन के किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ के देखूं तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? फैन की जो पंख है हमारे पास, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, लीड, विंग, तो विंग पूरी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन।
बिकॉज विंग का सेंटर ऑफ मास अलग जगह पे है और एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग जगह पे है। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटर ऑफ को मैं अगर पकड़ के देखूँ तो ये रोटेशनल कर रहा है, और अगर विंग को पकड़ूँ तो विंग सर्कुलर कर रहा है। कितना डिफरेंस है? समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर? बस अब हम स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर को। ये क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है ये? इसका मतलब क्या होता है? नेट फोर्स या फिर न्यूटन सेकंड लॉ। अगर चैप्टर नंबर 3 या 4 में किसी चीज़ को हमें मोशन करवाना होता है, किसी एम मास के पार्टिकल को, देन वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, तब जाके इसका मोशन होगा और वो यहाँ पे कहीं पे पहुँचेगा। सिंपल है। लेकिन अब अगर किसी चीज़ को रोटेशनल मोशन करवाना है तो हमें क्या चाहिए? तो हमें टॉर्क देना पड़ेगा। टॉर्क फोर्स का टाइप है जो किसी डिस्टेंस पे लगता है। अब इसको ध्यान से समझो कि इसको मोशन में लाया मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। कोई डाउट किसी को इसमें? अब हमें ये सब कुछ था लीनियर मोशन के लिए। ये पूरा चैप्टर आपको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करते हुए ही पढ़ना है, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², वो तीनों इक्वेशन इसमें एज इट इज लग जाएंगे। उसका प्रूफ हमें फाइंड नहीं करना है, खाली v को चेंज कर देना है ओमेगा से, a को चेंज कर देना है अल्फा से, ऐसा बस इतना ही करना है। और डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर देना है थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जब चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 4 आपको चलाया तब मैंने आपको बोला था कि एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, वो याद है? कि भाई ये ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हमने उधर समझा था कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अगर सर्कुलर पाथ पे अगर हम पढ़े तो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम, तो पोलर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ पोलर वेक्टर जिसका आंसर 0 होता है। पर अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज वो एक्सिस के अंदर जा रहा है। मतलब स्क्रू को अगर मैं दीवार के अंदर ऐसे फिट कर रहा हूं तो एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन उसको आगे ले जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मतलब एक्सियल वेक्टर, ये जो एंगल थीटा ओमेगा अल्फा है वो सारे कैसे वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर्स है, जिसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने पे वैल्यू खत्म नहीं होती है। ये पूरा घूम के आया तो ये हो गया 2π, फिर से घूम के आएगा तो हो जाएगा 4π। समझ में आ रहा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी सर्कुलर पाथ बिकम्स 0, चाहे 50 राउंड क्यों ना कर ले। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्सियल वेक्टर में क्या होता है? वो ऐड होता जाएगा। इसका क्वेश्चन नीट में पूछा है कि अगर फैन चल रहा है और उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद वो 13.5 रोटेशन घूमा तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? कर सोल्व। आफ्टर स्विचिंग ऑफ द फैन it rotates for another 13.5 rotations, then how much angular displacement and linear displacement? huh? 13 pi by 2 angular displacement. नहीं, एक रोटेशन के लिए 2π, तो 13.5 के लिए कितने रोटेशन, कितना एंगल? एवं करो, 13.5 इंटू 2π, 13.5 इंटू 2π, तो आंसर आएगा 27π। 13 pi 13 pi 13 इंटू 2 लीनियर 0 नहीं था इन्हें? लीनियर देख, पाई आर।
पूरा घूमता तो 2 पाई आर होता। अब इसने आधा ही घूमा है तो पाई आर। और अगर रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देते तो 2r अगर ऑप्शन में है तो 2r। तो ત્રણેયમાંથી જે ऑप्शन आली हुई है 2r डायमीटर का तो पाई आर। ये तीनों आंसर राइट है। पाई आर दिया है तो वो भी राइट है, 2r दिया है तो देखो समझ लो क्या है। अगर पाई आर दिया है मतलब वो ऐसे जा रहा है, मतलब डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट मान रहा है। 2r दिया है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल 2r। मतलब हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं अल्फा थीटा ओमेगा वो सारे कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं, नॉर्मल वेक्टर्स नहीं है। फिर हमारे पास कुछ रिलेशन है, उसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट आप लिख लो इसको। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बट इसमें टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा, और s इज इक्वल टू आर थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल वेरिएबल्स। थोड़ा बहुत समझाना ही पड़ेगा आपको। सपोज अभी हम क्लास में स्टेशनरी बैठे हुए हैं, अब ये पूरा क्लास रोटेट होने लगे, हम बैठे हुए हैं, ये पूरा क्लास ही रोटेट होने लगे तो क्या होगा, हमारा एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू कौन सेम होगा? लीनियर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, और क्या सेम रहेगा? तो क्या ओमेगा। कैसे? ओमेगा विल बी सेम फॉर एवरी सर्कुलर मोशन। मतलब देखो इधर ध्यान से देखो, एक डिस्क कंसीडर करो और डिस्क के ऊपर 3 पार्टिकल्स कंसीडर करो, ए बी एंड सी। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, इसको ध्यान से लिख लेना कि अगर कोई डिस्क है उसके ऊपर 3 पार्टिकल ए बी और सी है, इसको हमने रोटेट किया ऐसे, तो वो तीनों को हमने रोटेट किया। अब सपोज ये ए जितना रोटेट हुआ, इतने जितना एंगल सस्पेंड किया, सब ने उतना ही एंगल सस्पेंड किया होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर सबका थीटा सेम तो डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा सेम। समझ में आ रहा है? फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी ओमेगा फॉर एवरी पॉइंट विल बी सेम। समझ में आ रहा है? पर v अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? बिकॉज v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आर ओमेगा। मतलब डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है? तो इस वाले पॉइंट का v कम होगा, इस वाले पॉइंट का v ज़्यादा होगा, बिकॉज कैपिटल R मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनी रोटेटिंग बॉडी? तो ओमेगा विल बी कॉन्स्टेंट अदर देन द ओरिजिन। ओरिजिन पे ओमेगा नहीं होगा, 0, बिकॉज वो तो अपनी जगह पे ही घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो उसका हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं मेजर कर पाएंगे। समझ में नहीं आएगा कि वो एंगुलरली घूम रहा है, हमको तो ऐसा ही दिखा कि वो सीधा जा रहा है। मतलब अगर कोई डिस्क ऐसे जा रही है तो सारे पार्टिकल गोल घूमते हुए दिखेंगे, पर ये सेंटर वाला पार्टिकल हमको सीधा जाता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? कोई कार अगर चल रही है तो पूरा टायर गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा, पर टायर के सेंटर में जो पॉइंट है वो हमको सीधा रहता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज नॉट वैलिड हियर। एंड दूसरा क्या पॉइंट था उसका? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज नॉट वैलिड हियर बिकॉज एवरी पार्टिकल हैज डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज। क्वेश्चन बनता है कि वाई कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज नॉट वैलिड in rotational motion because every particle included in the rotational motion have different linear velocities. concept of particle जो चैप्टर नंबर 3 में हमने शुरुआत करते ही पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड concept of particle. concept of particle is not applicable in rotational motion. applicable in rotational motion because linear velocity is different for every particle of rotational body, rotating body.
different for every particle of rotating body. अब समझो, फटाफट इधर ध्यान दो। अब ये कोई पार्टिकल है, इसका एक पॉइंट पिवोटेड कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, फिर यहाँ से उसको कुछ फोर्स लगाया तो वो गोल गोल घूमने लगेगा ऐसे। अब इसी के एग्जांपल से हमको समझना है, ये हो जाएगा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या आया, ये उसका रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, यहाँ से आया, समझ में आया ये फॉर्मूला कहाँ से आया। फिर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले लूँगा मैं, तो डी एस बाई डी टी वी बन जाएगा और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो रिलेशन मिल गया थीटा और एस का, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और इसी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा मिल गया। समझ में आ रहा है। फिर इसी का विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन ले लूँ तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो बन जाएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। पर ए में मैंने टी ही क्यों लिया वो समझते हैं। अब समझो, कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर दो एक्सेलरेशन लगेंगे, कौन सा, एक ए सी सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंटेनियल ए टी। बट अगर कोई मैरी गो राउंड है और मुझे उसको रोटेट करवाना है, तो अगर मैं उसको ऐसा धक्का मारूंगा तो पूरा वो आगे जाएगा, पूरा मैरी गो राउंड ही आगे जाने लगेगा। उसको ऐसे घुमाऊंगा टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन से, तभी वो गोल गोल घूमेगा। मतलब टू क्रिएट अल्फा ओनली ए टी इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अल्फा। दैट्स वाई रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर अल्फा इज ए टी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लीनियर एंड अल्फा विल बी द रोटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब ये ए सी जो है सेंट्रीपिटल, वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है रोटेट कराने में, समझ में आ रहा है। ए सी इज नॉट एट ऑल हेल्पिंग टू रोटेट द पार्टिकल, सिंपल है। इसलिए ए सी का फॉर्मूला हमें नहीं यूज़ करना है, हमें फॉर्मूला में लेना है ए टी को। बस ये इंट्रोडक्शन हो गया सारे लीनियर वेरिएबल्स के। अब जो कराना है उस पर मूव करते हैं फटाफट। मतलब ये तीनों फॉर्मूला आपको रटे हुए होने चाहिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको लीनियर मोशन के सारे फॉर्मूला आते हैं, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। v को ओमेगा से इंटरचेंज करो, a को अल्फा से इंटरचेंज करो, s को थीटा से इंटरचेंज करो, तो तीन नए इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल जाएंगे। अब हम एक्चुअली क्या समझने के लिए आए थे कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो फॉर रोटेटिंग बॉडी अगर काइनेटिक एनर्जी लानी है, तो अगर इसको रोटेट करा रहे हैं, पिवोट करा दो, फिर उसको रोटेशन उसका चालू करा दो। अब नाउ फॉर दिस कंडीशन हमें अगर ये फाइंड करना है तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलग अलग होगा। तो अगर यहाँ से फोर्स लगाऊं तो सब कुछ घूम रहा है, तो सब कुछ मोशन में आ गया, तो सब कुछ मोशन में आ गया, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये नॉर्मल सिस्टम उसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन के लिए, ये रोटेशनल सिस्टम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 m3 v3 एवरी पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी है जो पिवोटेड है और रोटेट कर रही है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड बाय दिस। इसमें कोई डाउट किसी को? m1 m2 लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एवरी पार्टिकल विल बी ऑफ सेम मास, तो सारे mm भी लेते हैं। तो ऐसा इनफाइनाइट सिमल पार्टिकल्स के लिए चलता रहेगा। बाहर कॉमन निकल गया हाफ m, अंदर बचा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर, सब कुछ बता। अब मैं क्या करूँगा, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, समझ में आ रहा है। हमको पता है कि फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी एवरी पार्टिकल हैज़ डिफरेंट वेलोसिटी, इसलिए v1 v2 लिखा, नहीं तो मैं v लिख सकता था, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, v इज इक्वल टू r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को मैं ओमेगा ही लिखूंगा, क्यों, बिकॉज ओमेगा विल बी सेम फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, समझ में आ रहा है। फिर इसके लिए प्लस r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू चलता रहेगा, तो हाफ r ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है।
अब इसमें से सारे ओमेगा को कॉमन निकाल लूँ तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर ऐसा रहेगा। तो एक कॉमन r बन जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और वह r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, एक और स्टेप लिख देता हूँ, अप टू चलता रहेगा। तो इसको मैं कैपिटल R स्क्वायर अगर मान लूँ तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर। अब नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के केस के लिए। तो हाफ हाफ है, m m है, पर एक r स्क्वायर नया आ गया, तो इस v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, हाफ की जगह हाफ दिख रहा है, पर पूरे m की जगह ये कुछ दिख रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? ये एम आर स्क्वायर जो है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इन लीनियर मोशन जो काम मास का था वही काम इधर किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब उसको समझते हैं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नॉर्मल मास जो होता है, अगर किसी चीज़ को, अगर इस चेयर को मुझे मूव कराना है तो इस चेयर का कुछ मास है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जितना मास है उतना फोर्स वो अपने मेरे ऊपर लगाएगा कि इसको हम आगे ना ले जा सके। सपोज इसका 2 न्यूटन का मास, 2 न्यूटन का वेट फोर्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अगर इसको मूव करना है तो आई हैव टू अप्लाई 2.1 न्यूटन। समझ में आ रहा है? जब तक मैं 2 न्यूटन लगाऊंगा तब तक ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। तो मतलब क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ कि लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते थे हम, कि उसकी मास की वजह से उसका एक इनर्शिया होता है जिसकी वजह से वो अपना रेस्ट छोड़ना नहीं चाहता या फिर अपना स्टेट ऑफ मोशन छोड़ना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? मतलब इसका मास डिफाइन करना है कि कितना हार्ड होगा इसको हिलाना। मतलब किसी कार को पार्क किया हुआ है, इसको धक्का मारना है, और ट्रक पार्क किया हुआ है, ट्रक को धक्का मारना है, तो ट्रक का मास ज़्यादा है तो ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए ट्रक को ज़्यादा धक्का लगेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो अगर किसी चीज़ को रोटेट कराना है उसके लिए ये यूज़ होगा। व्हेन वी आर रोटेटिंग तो इनर्शिया बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है? मतलब इसको अगर ध्यान से समझो तो हमारे घर पे जो गैस का सिलेंडर होता है, वो गैस का सिलेंडर जब वो देने के लिए आता है तो वो ऐसे ऐसे लाता है, तो उसको पता है कि ऐसे उसको रोटेट करूंगा तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और बहुत कम एफर्ट से वो गोल गोल घूमने लगेगा। लेकिन अगर वो उसको ऐसे घुमाने का ट्राई करे तो गैस सिलेंडर को, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे? तो क्या गैस का सिलेंडर ऐसा होता है, वो जब लाता है तो ऐसे घुमाता है इस एक्सिस पे। अगर इस एक्सिस पे उसको घुमाने का ट्राई करो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसे ऐसे घुमाने में। समझ में आ रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डस डिपेंड्स ऑन एक्सिस, मतलब किस एक्सिस पे वो है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल इनर्शिया के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ट्रक को यहाँ से धक्का मारो, उस तरफ से धक्का मारो, इनर्शिया तो इनर्शिया है। समझ में आ रहा है? पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डस डिपेंड्स ऑन एक्सिस, कि कौन से एक्सिस पे है, वहाँ से पता चलेगा कि कम है ज़्यादा है। थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट स्किप करके सीधा यहाँ पे आ चुके हैं, बिकॉज क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही आते हैं। तो जितना टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज़्यादा दे उतना अच्छा है। v इजिकल टू आर ओमेगा, ए टी इजिकल टू आर अल्फा, और s इजिकल टू आर थीटा। उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, उसका यूज़ होता है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे कंपैरिजन करके समझोगे तो आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ जाएगा। अब इसके थोड़े बहुत सम सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। संडे राखीशू सेमीकंडक्टर्स 12th का संडे 12th चालू कर देंगे। तो 12th के जितने भी चैप्टर्स आपको हार्ड लग रहे हैं वो संडे सेमीकंडक्टर 2 कलाक। लिख लिया सब कुछ? मैं टाइम कंफर्म करके बताता हूँ कौन से टाइम पे आप आ सकते हो।
थोड़ा 2 महीने खाली थोड़ा एफर्ट डाल दो, संडे संडे भूल जाओ। अब एक्चुअल एक बार फिर से समझा देता हूँ कि इफ़ वी हैव एक्सिस लाइक दिस और एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस पे कोई m मास का पार्टिकल पड़ा हुआ है और इसको अगर फोर्स देके रोटेट कराने लगो तो वो जैसे रोटेट करेगा तो हमको कितना कष्ट लगेगा उसको रोटेट कराने के लिए, वो हमने समझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइप ऑफ एफर्ट, कि जो एफर्ट किसी चीज़ को लीनियरली मूव कराने में लगता है वो इनर्शिया, और किसी चीज़ को रोटेशनली मूव कराने में जो लगता है वो बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफाइंड बाय दिस केस इज mr², मतलब ये रेडियस का स्क्वायर। सिंपल है। इसका डायमेंशनल एनालिसिस बहुत बार पूछा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट भी बहुत बार पूछा है, तो क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सिंपल है। फिर इसमें क्या हो सकता है, इफ़ देर आर मल्टीपल पार्टिकल्स एट डिफरेंट रेडियस, तो कुछ करना नहीं है, m1r1² m2r2² m3r3², पर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, फ्रॉम द एक्सिस। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस कहाँ से लेना है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन 1000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पे, M3 M4, M को M ही मान लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग फ्रॉम दिस, a square of side A is given and 4 mass M is placed on the vertices बोला है ना, of a square, then find the total moment of inertia of the system. On the center. हाँ? Find moment of inertia on center of the sphere. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे होता है, तो क्या भाई अराउंड द एक्सिस। वो हमने समझ लिया वो सिलेंडर वाले एग्जांपल से कि कौन सी एक्सिस के अराउंड फाइंड करने को बोला है। अगर एक सम ये वाला हो गया आपका, दूसरा सम ये वाला हो गया आपका, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार एक्सिस ये है, दूसरी बार एक्सिस ये है। मतलब ध्यान से समझ इसको। तो पहली बार ऐसा कोई स्क्वायर है, वो यहाँ पे एक्सिस है तो ऐसे घूमेगा, दूसरी बार एक्सिस यहाँ पे है तो वो ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है? डायगोनली घूमेगा ऐसे। इतना चेंज है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे होगी वैसे चेंज होगा। जैसे सिलेंडर को पहले ऐसे ऐसे घुमाया, फिर अगर ऐसे ऐसे घुमाया, बस इतना ध्यान रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो 2 क्वेश्चन होगा इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कोई लेक्चर है इसके बाद और किला? I go answer. डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पार्टिकल 1 इज a/2, तो इसका हो जाएगा m a/2 का स्क्वायर, तो ma²/4, इसका भी ma²/4, इसका भी ma²/4, इसका भी ma²/4, तो 4 टाइम्स ma²/4, तो ma²। नहीं समझ में आया? इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज a/2, तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m
a/2 का होल स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज दूसरे का भी डिस्टेंस वही, तीसरे का भी डिस्टेंस वही, चौथे का भी डिस्टेंस वही। तो ये 4 बार है, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ma/2 का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ma²/4, 4 कैंसल, तो ma² इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम। उसके बाद दूसरे वाले एक्सिस पे फाइंड करो, डायगोनल एक्सिस पे। नहीं, क्या फर्स्ट वाले का? ओके, सही। ये दूसरे का क्या हुआ? एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल एक्सिस। बराबर से बराबर, मतलब एक्सिस ही उसी में से पास हो गई, तो mr², r डिस्टेंस ही नहीं है, एक्सिस से डिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर एक्सिस से डिस्टेंस न थी तो मतलब इसको, हाँ नहीं, इसको ऐसे ध्यान से देख, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा? a/√2a। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से उसका डिस्टेंस क्या हुआ? √2a/2, मतलब a/√2। तो आंसर आएगा ma/√2 का स्क्वायर प्लस ma/√2 का स्क्वायर, तो 2a²/2 मतलब ma², वही आंसर है। माउस, मतलब अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इफ़ यू रोटेट इट फ्रॉम सेंटर एंड इफ यू आर रोटेटिंग इट डायगोनली, तो किस में आपको इजी पड़ेगा? तो किसी में इजी नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम एफर्ट लगेगा। उसके बाद 1m2 Find moment of inertia of the system when axis of rotation is passing obliquely at 37 degree. Distance between the two particles is 10 meters. क्या वर्ष થઈ ગયું આપી ગયા ને? Moment of inertia. हाँ, ऐसा लिख के नहीं देंगे। क्वेश्चन विल बी लाइक दिस: टू masses are separated by 10 meters of distance. An axis of rotation is passing at 37 degree obliquely. Then find the moment of inertia. फिर आपको इमेजिन करके ये ड्रॉ करना है। कहीं भी तो आम बनाए 37 के आम बनाए, બધું એક જ થયું ને। ઓબ્લિકલી નો મતલબ આવો જ થાય, કાં તો આમ। સમજના પડે શું બોલ્યું તું? 5 સેન્ટરમાંથી પાસ થાય છે, મને ફાઇલ આવી કઈ દીધું કે આવી રીતે ખબર પડે। જો એવું એ सेंटरમાંથી पास થાય છે એવું બોલશે नहीं ये लोगों। इसको अलग से जूम करके बताना है अपने को कि एम मास इधर है, ये 37 डिग्री है। हाँ, 6mr² तो नहीं आवे, 2mr² આવશે। સેન્ટરથી કાપે છે એવું મેન્શન કર્યું હશે એટલે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી।
ના કર્યું હોય તો આપણે માની લેવાનું સેન્ટરથી. તો આ 5 થઈ ગયું. હાઇપોટેનિયસ 5. હા તો આ આપણે રિપેર કરીએ ને, હાઇપરટેનિયસને કોઈક રીતે બનાવીએ. હવે આ હાઇપરટેનિયસ હોય પણ આ ટ્રાયંગલ ની કીધું. અગર કીધું છે કે સેન્ટર पे पास થાય છે તો ખબર પડી જાય ને 5 થાય છે. હા પણ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ એક્સિસ. જો સર આમાં તો છે ને તમારા પાસે હાફ આપતું જ નથી ને. શું નહીં આપ્યું? એટલે કીધું નથી કે હાફ છે એક્સિસ. વચ્ચેથી પાસ થાય છે. देखो मैंने कीधું પ્રેશરમાં નથી. मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज दिस. तो ट्रायंगल ऐसा बना. ओके अब ये डिस्टेंस आपका 5 है तो इसको 5 बना दो. ये एंगल 37 है. ओके एक्स बन जाएगा तो यही इधर आ जाएगा. तो 37 के सामने वाली साइड 3 होती है, 53 की सामने वाली साइड 4 होती है. तो 3 डिस्टेंस हो गया इसका. एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस. हमको अभी तक क्या चाहिए था? તો આપણે કીધું पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. तो આપણે √2a डिवाइड बाई 2 કરીને फाइंड કર્યું. એ જ રીતે पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर है वो ये है 3 मीटर. પણ સર હાઇપોટેનિયસ તો આ 5 થી અહીંયા નીચે વાળો હાઇપોટેનિયસ. हाँ परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉप कराएं एक्सिस पर. ये 5 मीटर है, यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है. ये 37 तो ये भी 37. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया तो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड 5, 37 के सामने वाली 3, इसके सामने वाली 4. तो डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल एंड एक्सिस इज 3 मीटर्स. अब तो सिंपल mr² प्लस mr² 2mr² और 2mr² में r की जगह 3 लिखोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर. आगे और बढ़ी. 2 डायमेंशनल केस पहले कराया, 1 डायमेंशनल बाद में कराया, 3 डायमेंशनल बाकी है. ये 1 डायमेंशनल इसमें अलग अलग हो सकते हैं. एक्सिस यहाँ से पास करा दो, यहाँ से पास करा दो, मतलब ये ऑब्लिक वाला आ गया तो कोई भी आ जाएगा. इसमें भी हमने 2 केस कर लिए. अब एक लास्ट 3 डायमेंशनल केस. हाँ 18 मीटर्स सॉरी 18 मास 18 इंटू एम. हाँ फिर अगर 18m को ऐसा बोला है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ mr² में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? 18mi. इसको mr² में कन्वर्ट करो और r पूछ लिया तो r तो 3 था तो 18m मतलब ऐसा दिया हुआ है कि भाई दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देन फाइंड द डिस्टेंस, तो भी पता चल जाएगा. रिवर्स प्रोसेस करना. Oh my god. सारे पर मास m है. एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लेनी है आपको पहले. सबका डिस्टेंस a. 3D क्यूबॉइड है, सारी साइड का डिस्टेंस a और सारी साइड के ऊपर m मास रखा हुआ है. देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 3D सिस्टम. वी हैव अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के सारे वर्टाइसिस के ऊपर m मास रखा हुआ है. नॉर्मल क्यूब 3D क्यूब, उसके सारे वर्टाइसिस का लेंथ a है, सारी साइड का लेंथ a है और उसके वर्टाइसिस पर m मास रखा हुआ है. देन फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस. जो पढ़ा वही तो सीख ढूंढना होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का क्या थी
सपोज ये पूरा रूम को एक क्यूब मान लो, तो यहाँ से एक्सिस पास हो रही है। किसी के पास क्यूब जैसा कुछ पड़ा है? अरे आटलू गजब क्यूब तो जा। देखो ऐसा क्यूब है, अब यहाँ से एक्सिस पास हो रही है। अगर इसी में से एक्सिस पास हो रही है नीचे वाले पोर्शन में से, तो इसके अराउंड ये ऐसे ऐसे घूमेगा। बस यहाँ से एक्सिस पास हो रही है। पहले 8 वर्टाइसिस है, उसमें से 2 तो निकल गए इसमें, तो 6 होंगे। एक्सिस के ऊपर ही 2 मास पड़ गए तो उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इसका भी 0, इसका भी 0, बाकी सबका mr² 6 बार ऐड करो, आंसर आएगा। पर सबका डिस्टेंस देखो, इन दोनों का डिस्टेंस तो क्या है? a², ma², यहाँ का डिस्टेंस भी ma², पर इन दोनों का डिस्टेंस अलग होगा, वो ऑब्लिकली ऐसे है। तो ये 90 डिग्री बना दो तो ये √2a हो जाएगा। अब तो सब बता दिया है। आंसर चेक करो बस। 6 ma² आपका आंसर आएगा, 8 ma², सॉरी। बस ये पार्टिकल सिस्टम का खत्म हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास सिस्टम। अब जिस काम के लिए इंटीग्रेशन सीखा है उसका यूज आएगा थोड़ा। क्या हुआ? बाकी था। सॉरी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। इसका आंसर क्या होगा? इफ अ रॉड ऑफ मास m ऑफ लेंथ l एक्सिस ऑफ रोटेशन से d डिस्टेंस पे है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसोसिएटेड विद दिस रॉड? क्या हुआ? नहीं देखते इसको, तो मतलब ये पहले नॉर्मली सिखा रहा हूँ कि ऐसे इसको याद कर सकते हैं, फिर कैसे इंटीग्रेट करके करना है वो भी कराऊँ। हमको याद रख लेना है इंटीग्रेट कब कौन से केस में करेंगे, जब करना पड़ेगा जबरदस्ती तो ही करेंगे। बाकी याद रख लेना है जो टेबल बुक में दिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। करूँ एक मिनट, मारे खाली जो बताऊँ छे एक और बताई लो। तो ये जो टेबल है ने एक गोखવાનું હોય છે અસલમાં, પણ હું ગોખવામાં હેલ્પ કરું છું કે જે ગોખાશે। લખાવ તો નહીં हो, खाली कहूँ છું कि ये टेबल आप सबको लिखाया होगा कि कौन से वाले सरफेस का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये एक्चुअली रटना होता है, पर डायरेक्टली रटोगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे रटना है। तो थोड़ा एक एस्पेक्ट समझ लेते हैं कि इसके आंसर कैसे आ रहे हैं, ताकि रटने में थोड़ा आसानी रहे। अब ये m मास का रॉड है, d डिस्टेंस पे है, तो देखते ही समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, md²। m मास अगर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। पर रॉड में आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंथ देंगे और ऑप्शन में ml² भी होगा। फिर एक और चीज़ समझनी है, वो इसी लेक्चर में आ जाएगी मेरे हिसाब से, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर का ज़्यादा होता है कि सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा होता है।
अब हमारे पास एक रिंग है, वो भी r डिस्टेंस पे है, और रिंग के ऊपर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑल्सो? ગોખવાનું જ છે, બુકમાં આપેલું છે, ગોખાવું જ છું, પણ સમજાય ને ગોખાવું છું। r डिस्टेंस पे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मतलब m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टोटल रिंग, तो mr²। समझ में आ गया? फिर अगर इसको इस रिंग के ऊपर 50 रिंग रख के एक पूरा सिलेंडर बना दे ऐसे, तो अगर एक रिंग का mr², तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा? mr²। मतलब 50 रिंग्स है तो 50 mr², पर पूरा सिलेंडर जॉइंट है तो ओनली mr²। अब इसके बाद वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू। 50 mr² कब आएगा? जब देर आर 50 डिफरेंट रिंग्स आ गए। कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं है, नॉट गिविंग द टेस्ट। ये शॉर्ट स्टेप होना पड़ेगा। वो सब गैंग बना के नहीं आए थे। गैंग बना के फिर तो ऐसे कैसे चलेगा? ये पूरी एक्सरसाइज फुटाई है, इतना इतना पढ़ा के क्या मतलब क्या है? કીધું તો એકવાર આપો, ભલે માર્કને દિલ પર ના લો, પણ એકવાર આપો। મારું બી બહુ ખરાબ ગયું, છતાં મેં ગોળવાળ બી સબમિટ કર્યું। बस कहीं नहीं, चल छोड़ रहने अब। अब जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है कंपलसरी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आ गई एक रॉड, उसका एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है। अब रॉड का एक पॉइंट एक्सिस पे है, समझ में आ रहा है? तो अब सिचुएशन क्या हो गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करेंगे? सिलेंडर आखू जॉइंट है ना, एने अब मैंने क्या बोला कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द रिंग, वैसे ही अगर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ सिलेंडर देन mr²। पर अगर 50 रिंग्स को एक के ऊपर एक रखा है, वो दो केस है अलग अलग। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि रिंग को एक के ऊपर एक रखा है तो mr² प्लस mr²। एक ऐसा बोलेंगे, एक रिंग है जिसका मास है m, दूसरी रिंग है जिसका मास है 2m, तो mr² प्लस 2mr²। समझ में आ गया? मतलब एक सिलेंडर ऐसे तो आऊ, बाकी ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा ही होगा कि 2 रिंग्स आर देयर। हाँ, अब ये एक केस है आपके पास, इसका भी आंसर याद रख सकते हो, पर आपको मेथड पता होनी चाहिए, इसलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। कि L लेंथ का एक रॉड है जिसका m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रॉड L, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय दिस? तो सबसे पहले आपको लैम्बडा पता चल जाएगा m/l, वो अभी हमने आज ही समझा, इंटीग्रेशन जब समझा तब, कि m/l क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, कि एक पर्टिकुलर L लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिंपल है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हाँ, जब इंटीग्रेशन समझाया तब मैंने जो बताया वही करना है। दूसरा टेस्ट कब आ रहा है तुम लोगों का? कंबाइन टेस्ट करना है तो ऐसा कर देते हैं, 60 MCQs कर देते हैं, 20-20 MCQ करके, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायोलॉजी के 20, ऐसा करना है। नहीं, अभी जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो बराबर अच्छे सिस्टम, मार्क ने दिल पर नहीं लेवाना, एक बार आइन टेस्ट आपो बस। अरे खाली पीवाई क्यों કરીને આવી જાઓ?
એટલું તો થશે એ બાને. એમાંથી ક્યારે કરી બધા બધું આખું ઓનલાઈન હતું તો બધું સમજવાનું હતું એટલે એમાંથી સિલેબસ કેન્સલ પડશે. એમને કીધું કે આઈએલટીએસ કરાવે છે ને, પહેલાં આખું રિવાઇઝ કરાવી દે એકવાર, પછી એમસીક્યુ કરાવે. કેમિસ્ટ્રીમાં એવું જ છે ને. મેં કીધું બધાને કે એકવાર આવું એકવાર ખાલી ઓવરવ્યૂ આપી દો કલાકમાં, પછી એમસીક્યુ કરાવો. ઠીક છે, કાંઈ નહીં, ચલો કહી દઈશ પાછું એકવાર. લેમ્બડા લિનિયર માસ ડેન્સિટી, એ તો હિન્ટ આપી મેં ખાલી કે એનો યુઝ આવશે અંદર. देख ये हो रहा है सवाल आपसे, 1 मिनट दूं. એલ ક્યુબ નહીં આવશે, બરાબર છે આન્સર, ડિવાઈડ બાય કંઈક આવશે કદાચ. એક રોડ છે, હવે અહીંયા આપણે શું કર્યું, એ જ રોડને હું અમુક ડિસ્ટન્સ પર લઈ જાઉં તો એકદમ ઇઝી બની ગયું. પણ હવે શું કર્યું, એ રોડને એક પોઈન્ટ આવી ગયો એક્સિસની ઉપર જ. અહીંયા શું હતું, ધ્યાનથી જો, અહીંયા એવરી પાર્ટિકલ ઇઝ સિચ્યુએટેડ, एवरी मास इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, सारे मास का डिस्टेंस एक्सिस से अलग अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसा बहुत सारे मास है अंदर. तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने जाएंगे, जीवन निकल जाएगा. तो इसका करने के लिए ओनली इंटीग्रेशन इज द ऑप्शन. समझ में आ रहा है? तो अब इसको जब मैंने आपको इंटीग्रेशन समझाया ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वही पॉइंट ऑफ व्यू इधर लगाओ कि जब ऐसा कोई कंडीशन आ गई जिसमें फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो इसको ले जाओ मैथमेटिक्स के पास. तो मैथमेटिक्स ने समझाया कि भाई क्या कर सकते हो, तो इस लेंथ के टुकड़े करो. तो निष्ठा ने इस लेंथ के सपोज 1000 टुकड़े कर दिए, तो वो फाइंड करेगी m 1000 टुकड़े 1 मीटर के करेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर डिवाइड बाई 1000, तो 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, 0.001 मीटर कि 0.01 मीटर. पॉइंट 001 मीटर बोलेंगे. तो पहला मास इज सिचुएटेड एट 0.01, तो m/2 m.002 r², ऐसा ये 1000 बार करेगी. समझ में आ रहा है? पहला मास 0.01 डिस्टेंस पे, दूसरा 0.02 पे, वैसा ये 1 मीटर तक पहुंचते तक वो करेगी. तो उसका आंसर आ जाएगा 4 साल में या 5 साल में. फिर इससे वो स्मृति ऑफेंड हो जाएगी कि नहीं 1000 नहीं, मेरे को तो 1,00,000 टुकड़े करने हैं, तो वो 1,00,000 टुकड़े करेगी. और वो 10 साल बाद आंसर लाएगी कि नहीं आंसर आ गया, बरोबर है. वो देख के रिया और ऑफेंड हो जाएगी. उसने सोचा मैं 1 करोड़ टुकड़े करूं, तो उसने 1 करोड़ टुकड़े कर दिए इसी रोड के, तो उसने भी आंसर लाया कुछ. तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन खत्म. तो करो, सिखाड़ो तो करो इंटीग्रेशन. कंसिडर अ सेगमेंट ऑफ dx लेंथ एंड dm मास. फिर आपको जैसे df इजिकल टू g/m/r² पता था, वैसे इसका फॉर्मूला भी आपको पता है mr². आप भी बता देते ना, कंसिडर अ सेगमेंट dx एट द लेंथ x, उसका मास dm. ओके ठीक है, चल. तो लैम्बडा फॉर दिस सेगमेंट विल बी dm/dx. ओके, तो dm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा dx. कोई डाउट यहाँ तक? लीनियर मास डेंसिटी, हमको नहीं पता है कि मास कितना है इसका. m मास बोल दिया तो भी तू क्या करेगी. तो एक्चुअली ये क्या है, अगर छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे m इंटू डी एक्स का स्क्वायर करके और dm इंटू डी एक्स का स्क्वायर करके, ऐसे सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करूँ तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा बाय इंटीग्रेटिंग मेथड. कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो एक्सिस के ऊपर लेंथ 0 होती है और मैक्सिमम लेंथ इसकी l है. समझ में आ गया? तो ऐसे आप फाइंड करोगे तो आंसर आएगा. पर dm की जगह क्या लिखना है, तो लैम्बडा dx. तो इंटीग्रेशन di विल गिव अस टोटल i. तो di की जगह लिख सकते हैं हम
dm एक्स स्क्वायर, ये x डिस्टेंस पे है, ये dm टुकड़ा, dm की जगह लिख सकते हैं लैम्बडा dx इंटू एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ 0 to L। अब लैम्बडा इज द कांस्टेंट बिकॉज लीनियर मास डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल लो, अंदर बचा एक्स क्यूब बाई 3 0 to L। अब ये लैम्बडा की वैल्यू क्या है m/L, तो इसको पुट कर दिया m/L, तो एक्स क्यूब की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो आंसर आ गया ml क्यूब बाई 3, एक एक l चला गया तो ml स्क्वायर बाई 3। इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि किसी भी रॉड का पर अगर कोई ऐसा सम आया जिसका हमें नहीं पता है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। कई बार ये सम कैसे पूछेंगे कि एक रॉड दे दी आपको जिसका लेंथ l है और एक्सिस इज पासिंग थ्रू एट द डिस्टेंस ऑफ l/3, तो आपको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, l/3 to L, l/3 to L, फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करना है l/3 से 0 तक, तो दोनों को ऐड कर लेना है। समझ में आ गया? ये सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको याद रख सकते हो, पर अगर एक्सिस को आगे पीछे कर दिया, सेंटर में से पास कर दिया, तो जो भी ट्विस्ट होने वाले हैं वो ऐसे आप कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ના થાય એવું, એ રોટેટ કરાવવા માટે તો મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરવાની ચાલે। टॉर्क पूछी ले, પછી टॉर्क पूछी ले, काइनेटिक एनर्जी पूछी ले, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाज योर फॉर्मूला। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दी है, काइनेटिक एनर्जी दे दी है, तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा तो v इजिकल टू आर ओमेगा कर लोगे तो v भी मिल जाएगा। मतलब ये सारे सब हमने स्किप किए बिकॉज वॉल्यूम को आंसर लाओ। सीखना क्या था, अगर इंटीग्रेट करना आया तो क्या करोगे, मतलब जो आपको नहीं याद होगा बिकॉज इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ये पहली बार जब सर ने कराया उस बार किया, बस बाद में कभी देखा ही नहीं, तो ये ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जब फॉर्मूला रटो, वैल्यू रखो, आंसर लाओ, वैसे क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। जैसे सेंटर ऑफ मास वाला पूरा सेगमेंट आप कर पाओगे, उसका जो हार्ड सेगमेंट है वो मैं करा दूंगा सेंटर ऑफ मास का, उसके नोट्स कल आपको जेरोक्स भी मिल जाएंगे। सेंटर ऑफ मास तो आपको फाइंड करना आ जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी 1 2 3 किया, वैसे सेंटर ऑफ मास का भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ईजी है, 3 डायमेंशन में आपको कल करा दूंगा। ये બધું પતી ગયું ને, એ બે પાર્ટિકલ વાળું તો આપણે રમ્યા હતા રોજ। બે પાર્ટિકલ રોટેટ કરે તો એની વેલોસિટી કે સ્પીડ याद रीते जब दो पार्टिकल रोटेट करते हैं, सपोज दे आर 2 पार्टिकल्स आर देयर, अब वो रोटेट कर रहे हैं किसी एक्सिस के अराउंड, तो उसका पहले आई फाइंड करो, आई मिल गया। अगर बन्यो पार्टिकल से एक જ મીડિયમમાં છે તો એવું મીડિયમ ને કઈ લેવા દેવાનું નહીં। चलो फटाफट इसको नोट करो और इसका अगेन एक होमवर्क का केस लिख लो, ये वाला नहीं, मतलब अजी थोड़ा बाकी से केस। કાલે તમારો ટાઈમ કઈ રીતનો છે, ટાઈમ ટેબલ? ટેસ્ટ છે પછી 10 to 10 અરે બોલવા તો 10:30 to 12 ટેસ્ટ છે, 12 to 1:30 કેમેસ। તો બપોર 2 વાગે ફાવે, અડધો કલાક પછી? હા 2 થી 3:30 પ્લીઝ નહીં, આ ચોણ દે અને બહુ પાછળ રહીએ શું આપણે? તો તમે રેકોર્ડ કરીને મૂકી દો, અમે જોઈ લઈશું। એ મૂકીશ, સર અમારા ક્લાસમાં જો ये चैप्टर 7 के 3 पोर्शन मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एक और है, वो तीनों आज ही डाल दूंगा मैं। ના એ વિડિયો તમે 2 to 3:30 ક્લાસ લેજો અરે બે ટેસ્ટ કશું કન્ફર્મ નહીં કર્યું, તમારો બાયોલોજીનો ક્લાસ પતે ને ત્યાં સુધી હું કન્ફર્મ કરું છું બસ। અરે એવું નહીં, કારણ કે કાલે મને 2 ટેસ્ટ આપવાના છે। टेस्ट तो आया करते यार, આપણો कंटेंट करे पूरा થશે। अभी हम 7th चैप्टर पे हैं, ग्रेविटेशन बाकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। રેકોર્डेड
मतलब हमको पूरा 12th भी कंप्लीट करना है, 12th का भी फिजिक्स देखना है, जो बाकी है वो। हाँ, 7 का सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन ले लेंगे। पर मेरा वाला नहीं लेगा अपना। हाँ चलो इसको नोट करो फटाफट, और इसका ये केस लिखो कि अगर एक्सिस ऐसे कहीं पे पास कर जाए तो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंटीग्रेट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब L/3 पे एक्सिस काट रही है, समझ में आ रहा है। अगर पूरी लेंथ L है तो L/3 से एक्सिस पास हो रही है, तो फर्स्ट यू विल इंटीग्रेट, यहाँ से कोई डिस्टेंस x लो लोगे, सिमिलर यही केस करके L/3 से L, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे, L/3 टू 0, L/3 टू 0, फिर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा, वो सब करके। अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉड इज लाइक दिस, एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, एक्सिस को यहाँ से पास नहीं कराया, पूरी L लेंथ में से L/3 पर से पास कराया। L/2 पर से अगर पास होता ना तो कुछ करना ही नहीं था, 0 टू L/2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दो, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर L/3 से पास हुआ तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे L/3 से L तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अगेन प्लस करके इंटीग्रेट करेंगे L/3 से 0 तक। सिमिलरली यही इंटीग्रेट करके दो आंसर मिलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस पर्टिकुलर केस का। बिकॉज इसमें क्या होगा, अगर लेंथ यहाँ से पास हुई तो मास भी अलग अलग अनइवन डिवाइड होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मास होगा, यहाँ पे थोड़ा कम मास होगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा चेंज आएगा। अरे राम ना करो। तो क्वेश्चन पूछा नहीं पण તમે ટ્રાય કરશો તો તમારું મગજ થોડું વધારે ખુલશે। वो नहीं होगा होमवर्क में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, असल में जो होमवर्क में હતું એ આપી દઉં છું। हाँ कि L लेंथ की बजाय L/2 से अगर एक्सिस पास करे तो आंसर क्या आएगा। देयर विल बी 2 मेथड्स, एक तो आप 0 से L तक फाइंड करो इंटीग्रेट करके, या फिर 0 से L/2 तक फाइंड करो और उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करा दो, हो जाएगा। इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, हमने नहीं कहूँ पछी काले के दिस। हाँ वही सेम सम, खाली एक्सिस 0 से कूद करके L/2 पे आ गई। ये मत करना L/3 वाला। अब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सिस ऐसी है और रॉड अब जो वैसी थी उसकी जगह थोड़ा एंगल बना लिया उसने। अभी एंगल था आपका साइन, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल था, अब उसने कुछ एंगल बना लिया, ऐसे क्रॉस हो गई वो रॉड। तो अब इस एक्सिस के अराउंड वो रॉड जब घूमेगी तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अलोंग द एक्सिस। अलग हो जाएगा इसका आंसर थोड़ा। हाँ मास से बस अब सेम वही क्वेश्चन फिर से, खाली थोड़ा वो रॉड यहाँ था उसकी जगह थोड़ा एंगल बना दिया थीटा।
डिस्टेंस एल જ છે, सब कुछ सेम, वही क्वेश्चन रिपीट, बस कुछ एंगल बना दिया। अब एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, एक्स है, एक्सिस से डिस्टेंस एक्स, यहाँ का थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम ऐसा होगा। तो सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है, सारे पार्टिकल्स का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालो, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। तो क्या आएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो भी कुछ आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन, तो एक्स का फॉर्मूला हो गया एल साइन थीटा। ये हो गया एल साइन थीटा। इसी को एक्स मान लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो डी एक्स पे डी एम मास, कंसिडर डी एम मास ऑफ लेंथ डी एल डी एक्स ऑन द रॉड। अब इसके लिए लैम्बडा बनाओ तो क्या बनेगा, डी एम बाई डी एक्स। तो डी एम का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्बडा डी एक्स। बस ये कॉम्प्लेक्स के नीचे जो बाइक पार्क करी है किसी ने, तो सामने की साइड पे पार्क करनी है, ऐसा बोल रहे हैं। बाद में कर लेना, अभी इधर ध्यान दो। एक स्टेप तो कर थोड़ू। नॉर्मल लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई एल, कैपिटल एम बाई एल। तो डी एम का टोटल फॉर्मूला हमको मिल गया एम बाई एल डी एक्स। करना क्या है, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके उसको इंटीग्रेट करो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। जीरो किया था, जीरो की एक्स। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, 0 टू एल इंटू डी एम एक्स स्क्वेयर। पर एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स साइन थीटा है, तो इस बार चेंज क्या आया, एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, वहाँ पे ध्यान से देखो, तो डी एम की जगह हम ये लिख रहे थे, वही करना है। सिमिलरली सब आंसर भी एम एल स्क्वायर बाई 3 ही आएगा, पर मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉन्स्ट बाहर निकाल लो, 0 टू एल, डी एम की जगह लिख दूँ एम बाई एल, तो एम बाई एल भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमने अभी अभी किया हुआ है, तो सारा फॉर्मूला सेम ही आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें उधर, तो इधर साइन कितना है 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसके बाजू में 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो आ गया। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, समझ में आ गया। मतलब अगर एंगल दिया है 30 डिग्री तो साइन 30 का स्क्वायर इंटू एम एल स्क्वायर बाई 3, समझ में आ गया। ये सेम क्वेश्चन आपकी शीट में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सेगमेंट जो हमारा शीट में है वो आपको घर जाके ट्राई करना है। कंटिन्यूअस बॉडी का सेक्शन हो गया हमारा, और नॉर्मल पार्टिकल्स वाला सेक्शन भी हो गया। दीवार है ना,
34 से लेके 45 तक सारे हो जाएंगे। ये टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम भी एकदम इजी है। सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी आप कर पाओगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया था आपको डिटर्मिनेंट मेथड से। बस कल हो जाएगा ये चैप्टर।